नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स और हम सीखने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कॉज है इन इवेंट्स का और क्या इफेक्ट है। तो अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ने का तरीका देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। टेस्ला इज पोइज्ड टू सेट अप इंडिया प्लांट इन 2 years, इंपोर्ट ईवीज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अब टेस्ला के इंडिया में प्लांट सेटअप करने की बात बहुत सालों से चल रही है और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और नितिन गडकरी जी जो हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा उन्हें स्ट्रेट अवे कि आप इंडिया में चाइना से इंपोर्ट करके अगर कार बेचना चाहते हैं तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे। करना है तो करिए, हम 200% टैक्स लगा देंगे उस पर। ठीक है, तो टेस्ला ने सेटअप नहीं किया। अब टेस्ला चाहता था कि वो पहले यहाँ पे बेचे, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करे, लेकिन अब बात चल रही है यूएस में ही टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, और दे आर एक्साइटेड कि वो सेटअप करे इंडिया प्लांट 2 साल में और इंपोर्ट करे ईवीज नेक्स्ट ईयर से। तो देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लोजिंग इन ऑन एन अग्रीमेंट विद टेस्ला। एक अग्रीमेंट अभी क्लोज होने ही वाला है और इससे ये अलाउ करेगा यूएस ऑटोमेकर को कि वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को जो है वो इस हमारे देश में एक्सपोर्ट करें अगले साल से, और यहाँ पे वो सेटअप करें फैक्ट्री 2 साल के अंदर अंदर, अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द नो। ये उन लोगों के सोर्सेज से आई है जो लोग जानकारी रखते हैं इस एग्रीमेंट की। तो जो अनाउंसमेंट है ये आ सकता है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट काफी बड़ा समिट होता है जो जनवरी में है। यहाँ पे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आते हैं और यहाँ पे जो है जो स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये कंसिडरेशन में है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत बढ़िया इकोसिस्टम भी है। अब देखिए, यही होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। आपको पता है अगले 10 साल, 15, 20 सालों में ईवीज का डिमांड है, तो आपने अभी से अपने स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, ऐड भी करना शुरू कर दिया कि देखो हमारे पास ये चीजें हैं। ये काम किसने किया है? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने। तो इनको अभी कंसीडर किया जा रहा है टेस्ला के प्लांट के लिए। इनको ये ऑफकोर्स यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, ना कि दूसरे स्टेट्स को। तो अच्छी खासी इंप्लॉयमेंट वहां पे क्रिएट होनी और इन्वेस्टमेंट भी आना है। तो टेस्ला जो है वो कमिट करेगा इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे किसी भी प्लांट अगर कहीं भी जगह खोलता है तो वो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट करेगा। $2 बिलियन मतलब कितने हो गए? आप करीब करीब 83, 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब 17,000 करोड़ की बात हो रही है, 17K करोड़। ठीक है, इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, और ये इंक्रीज भी करेगा परचेज ऑफ ऑटो पार्ट्स फ्रॉम द नेशन टू एज मच एज $15 बिलियन। तो यहाँ पे बैटरीज की जो बिजनेस है यहाँ पे भी अच्छा खासा बूम आएगा क्योंकि वो चाहेगा कि वो अपने कॉस्ट को कम करे बैटरीज के लिए भी। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अमेरिकन डिप्स इनटू रिटायरमेंट फंड्स टू पे बिल्स। अमेरिकन जो है ये क्या कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट फंड को यूज कर रहे हैं बिल्स को पे करने के लिए। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज है अगर देखें वहां की इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकन जो है ये टैप कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट सेविंग्स को। हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स क्या हो गई? जैसे अगर हम अपने पीएफ के पैसे को निकालें, राइट, या फिर जो हमारे एनपीएस में जो भी हमारा पैसा है अगर हम उसे विड्रॉ करके खर्चे पे कर रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, मेडिकल बिल, हाउसिंग बिल, तो ये बहुत ही खराब संकेत है, राइट, आपकी लाइफ के बारे में। और वैसे अगर मास में लोग कर रहे हो तो ये इकोनॉमी के बारे में बहुत खराब संकेत है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये हाउसिंग, मेडिकल बिल और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर जो है, इसकी वजह से इस तरीके से लोगों को ये एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की रिपोर्ट है। 2.3% ऑफ वर्कर्स जो हैं इन्हें हार्डशिप लेनी पड़ी और इन्होंने विड्रॉ किया लास्ट क्वार्टर, और ये बढ़कर हो चुका है 2.3%, पहले था 1.8%। इतने वर्कर्स की यहाँ पे बात हो रही है। जो टॉप 2 रीजंस है वो हैं कि वो होम ओनर्स हैं और ये नहीं चाहते कि बैंक उनका घर ले ले या इवेक्ट हो जाए, या रेंटर है। और दूसरा रीजन है मेडिकल एक्सपेंसेस, जो यूएस में आपको पता है कितने ज्यादा बड़े होते हैं। तो जो अमेरिकन्स हैं आउटसाइड द वेल्थिएस्ट क्वांटाइल हैव रन आउट ऑफ एक्स्ट्रा सेविंग्स जनरेटेड अर्ली इन द पेंडेमिक। तो जो भी एक्स्ट्रा सेविंग्स इनके पास आई थी पेंडेमिक में वो अब खत्म हो चुकी है और उनके पास अब है कम कैश पहले से, जो पेंडेमिक के पहले था उससे भी कम। तो थर्ड क्वार्टर में 2.8% जो थे 401k वहां पे होता है, जैसे हमारे यहाँ पीएफ और एनपीएस होता है, रिटायरमेंट अकाउंट, तो लोगों ने लोन लिया अपने अकाउंट के अगेंस्ट और ये 2.4% हो गए। तो ओवरऑल 1 in 6, हर 6 में से एक वर्कर जो इस वक्त यूएस में है उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन है, करीब 17.5% लोगों के पास। और यही जो डेटा है ये था 17.2% पिछले क्वार्टर और 16.8
जो था ये था थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 के आखिरी क्वार्टर में। तो ग्रोथ आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है लोगों के लोन्स में। फेडालिटी ने, और ये लोन्स को भी चुकाने के लिए आप ये देखिए कोलैटरल क्या दे रहे हैं अपने 401k को, पीएफ के पैसे को। तो बहुत ही डायर सिचुएशन है ये अगर बात की जाए वहां के वर्कर्स की। तो जो लोन है 401k के अगेंस्ट, सेविंग्स अकाउंट के अगेंस्ट आप लेते हैं, वो करीब 5 साल में आपको चुकाना होता है इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे आप या तो उसे विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, उस पर टैक्सेस पेनल्टी वगैरह जो है वो पे देने नहीं पड़ते, वहाँ पे रिलैक्सेशन होती है, और अपने लोन को पे करिए। तो इस तरीके से बहुत ही मजबूरी में कोई इंसान जो है ये ऐसे स्टेप्स लेता है। तो इससे इकोनॉमी की अगर बात करें तो इससे क्या होगा, आगे हम एक प्रिडिक्शन करते हैं इससे क्या क्या हो सकता है। एक तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वहाँ पे वो कम होगी, राइट। कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो कि एक इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर होता है गवर्नमेंट के लिए, राइट, किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो वो कम हो जाएगी, ये नीचे आएगी। और इससे आप कहेंगे वहां पे जो कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी है उनको थोड़ा लॉस हो सकता है, राइट। जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं इनको भी लॉस हो सकता है। अब आगे इसका इफेक्ट ऑफ कोर्स और भी चीजों पे पड़ सकता है, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है तो कंज्यूमर गुड्स को होता है। हमारे यहाँ जैसे एफएमसीजी कंपनीज है, तो देखते हैं आगे मास में कंज्यूमर स्पेंडिंग कम वहां होता है या नहीं, तो तभी पता चलेगा कि और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे डिमांड कम होगा। अब कंज्यूमर गुड्स तो काफी बड़ा हो गया, यहाँ पे एफएमसीजी भी आ जाता है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल भी आ जाएगा अगर आप देखें, राइट। तो देखते हैं किसका क्या फर्क पड़ता है किस सेक्टर पे, ठीक है। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। यह है RIL टू पंप 20,000 करोड़ मोर इनटू बंगाल सेज अंबानी। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कंडक्ट किया, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कहा कि एक पीसफुल और हार्मोनियस स्टेट है बंगाल जहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है। और जो लाउडेस्ट रिस्पांस आया वो किसका आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी जी का। उन्होंने अनाउंस किया कि अगले 3 सालों में बंगाल में वो इन्वेस्ट करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। तो today from this podium let me assure you that Reliance will leave no stone unturned to accelerate Bengal's growth। उन्होंने कहा कि बंगाल की ग्रोथ में कोई भी कसर वो नहीं छोड़ने वाले हैं, और बंगाल जो है has been one of the largest investment destinations for Reliance, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से रहा है। उन्होंने कहा कि आफ्टर यू इनवाइटेड मी, रिलायंस हैज इन्वेस्टेड क्लोज टू 45,000 करोड़ इन वेस्ट बंगाल। 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने किया है अकेले। तो जो फ्रेश कमिटमेंट है ये होगा जियो रिटेल में और बायो एनर्जी में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकती है बंगाल जैसे स्टेट में, राइट। और कितने इससे चेंजेस आ सकते हैं, और इससे सोसाइटी में भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट होती है ओवरऑल। तो जैसे रिलायंस अगर वहाँ आती है, इंडस्ट्री सेटअप करती है, तो वहाँ हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, वहाँ स्कूल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छे बनेंगे, बिजली जो है वो उसके कनेक्शंस हैं इंक्रीज होंगे, और पावर सप्लाई और ज्यादा बेटर होगी। ये एक ट्रेंड है। देखिए ये मैं एक हाइपोथेसिस आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर कभी भी आप रिसर्च के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई इंडस्ट्रीज अगर जाती है तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नेगेटिव्स भी होते हैं। इंडस्ट्री आने से पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये भी जरूरी है कि ग्रोथ हो लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड हो, कि एनवायरमेंट पे एक लिमिटेड उसका फर्क पड़े, और प्लानिंग हो कि किस तरीके से हम उसे कॉम्पनसेट भी कर सकें। तो ऋषभ प्रेम जी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विप्रो के, उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोकस है ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री पे, जहां पे उन्होंने राइट पॉलिसी दी, एनवायरमेंट दी, बट दे आर आल्सो दे हैव लिबरल, ट्रांसपेरेंट एंड रियलिस्टिक अप्रोच। तो जो प्रेजेंस है इनकी, ये भी ये करेंगे यहाँ पे एक्सपैंड। तो आईटी सेक्टर जो है, देखिए इनका कहना है कि जो एग्जिस्टिंग कैंपस इनका सॉल्ट लेक में एम्प्लॉय करता है 10,000 लोगों को ओवर 16 एकड़, और सेकंड कैंपस जो है 50 एकड़ का, ये इस तरीके से भी डेवलप हो रहा है। तो देखिए इंडिया में ग्रोथ बहुत जरूरी है कि हर स्टेट में आए, और अगर आप देखें जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे कहीं ना कहीं वो हमेशा पीछे रह गए हैं कंपैरेटिवली। अगर आप वेस्टर्न स्टेट्स को देखें, इवन आप वेस्टर्न स्टेट्स को देखें, गुजरात हो गया, ये सारे स्टेट्स अच्छे खासे डेवलप्ड हैं। इवन साउथ में भी अगर आप जाएंगे तो चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, ये हब है, राइट। वैसे ही नॉर्थ में ऑफकोर्स हमारे पास दिल्ली है, तो लास्ट में आ जाता है हमारे पास ईस्ट, और ईस्ट में अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की हमें जरूरत है। तो आप देखेंगे वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न,
ये यहाँ अच्छे खासे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बट ईज जो है यहाँ पे बहुत ही कम है। एंड इनमें भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा बंगाल में ही ऑलरेडी, राइट। बट यहाँ पे और भी बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट आना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में भी अगर अच्छा खासा डेवलपमेंट हो तो उससे इंडिया को बहुत फायदा हो सकता है, स्पेशली अगर आईटी सेक्टर है और ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे अच्छे खासे आपको एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर पाते हो। तो आपका क्या ओपिनियन है, और आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।